नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे 12वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स का पहले भाग का फर्स्ट लेसन। नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है पूरा लेसन कंप्लीट करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको यूट्यूब पर दूसरे वीडियो इस लेसन के बारे में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पाठ में सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र एक विषय। भाई अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिसमें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। मतलब हर व्यक्ति की असीमित आवश्यकताएं होती हैं। असीमित आवश्यकताएं भाई उसको खाना, भोजन, रहना सहना और जीवन को आरामदायक देने वाली वस्तुएं जैसे कूलर, फ्रिज, बड़ा मकान, सब कुछ बहुत आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य को, वो असीमित होती हैं। उनको संतुष्ट करने वाले सीमित साधन जैसे कोई खनिज हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अब ये सब मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और ये हैं सीमित। तो इन सीमित साधनों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो कार्य करता है, जो प्रयत्न करता है, उनको अर्थशास्त्र के अंदर लिया जाता है। और अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकस और नेमिन, जिसका हिंदी में अर्थ है गृह प्लस प्रबंध। अब देखो, कोई गृहस्थ है, वो अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों का प्रयोग करता है ताकि उसे अधिक से अधिक संतुष्टि मिल सके। अब इस संतुष्टि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसे अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता होती है। सिंपल भाषा में अगर अर्थशास्त्र की परिभाषा जाने तो अर्थ और शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें अर्थ का जो अर्थ बताया है वह है धन, और शास्त्र का अर्थ बताया है वैज्ञानिक अध्ययन। यानी कि धन का वैज्ञानिक अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है। अब सिंपल भाषा में अर्थशास्त्र की परिभाषा हो गई। भाई अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वह अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधन अर्थात धन भी सीमित ही है को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। ठीक है। और वैज्ञानिकों के हिसाब से अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग परिभाषा है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा में इस लेसन में मुख्य रूप से जो परिभाषा दे रखी हुई है वो है उनमें से पहली है धन संबंधी परिभाषा। तो ये परिभाषा दी थी एडम स्मिथ ने 1776 में दी थी। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो पुस्तक का नाम सन है और ये किसने परिभाषा दी ये आपको याद रखनी होंगी। तो इसमें 4 परिभाषा हैं इस लेसन में अर्थशास्त्र की परिभाषा, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली ये धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दी थी 1776 में, और इनके पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। इन्होंने एडम स्मिथ ने इस परिभाषा में बताया है कि धन के बारे में बताया इन्होंने
भाई धन का किस तरह प्रयोग किया जाए, किस तरह आर्थिक विकास में धन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी परिभाषा में इतना बताया भाई, इन धन को अधिक महत्व दिया है। और इसकी आलोचना में यही हो जाएगा कि भाई एडम स्मिथ ने तो ये परिभाषा दे दी, लेकिन अलग जो विद्वान हैं उन्होंने इस परिभाषा की आलोचना की है, निंदा की है, या कह दें भाई इस परिभाषा को अपने नज़रिए से गलत देखा है, या इस परिभाषा को गलत बताया है। तो उन्होंने कहा है कि भाई एडम स्मिथ ने तो धन को ही अधिक महत्व दिया है, धन को मनुष्य से अधिक महत्व दे दिया, मनुष्य का कोई महत्व नहीं रखा। ठीक है, तो ये इसकी आलोचना हो जाएगी। दूसरी परिभाषा है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी? डॉक्टर मार्शल ने, और 1890 में। और पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमें भौतिक कल्याण पर ज़्यादा जोर दिया है डॉक्टर मार्शल ने। उन्होंने कहा है कि इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में भाई भौतिक पदार्थों या भौतिक वस्तुओं के उपयोग तथा प्रयोग से मानव कल्याण होगा, उनको अर्थशास्त्र में शामिल किया जाएगा। अगर इसे लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे कि इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में सामाजिक मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपना कल्याण बढ़ाने वाले भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने तथा उनका उपयोग करने के लिए करते हैं। अर्थात आर्थिक वस्तुओं का प्रयोग या उपयोग इस प्रकार से हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मानव कल्याण हो सके, यही इस परिभाषा का अर्थ है। और इस परिभाषा की आलोचना में यह आ जाएगा, यानी कि अन्य विद्वानों ने इसकी आलोचना की है कि भाई विद्वानों ने कहा है कि भाई अर्थशास्त्र में आर्थिक कार्यों का अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन वो मानव कल्याण में वृद्धि न करे, तो यानी कि आर्थिक वस्तुएं यानी कि कोयला पेट्रोलियम के उपयोग तथा प्रयोग से मानव कल्याण में वृद्धि न हो, तो यह परिभाषा गलत होगी। तो इस तरह से इस परिभाषा की भी आलोचना की गई है, यह भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। ठीक है, तो आगे आ जाती है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्स ने दी है। इन्होंने 1932 में अपनी पुस्तक लिखी थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में बताया है कि मनुष्य की असीमित आवश्यकताएं होती हैं और साधन सीमित हैं। तो एक मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं को अपनी सभी असीमित आवश्यकताओं को इस प्रकार संतुष्ट करे कि कम से कम साधन में भी उसकी अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाए। अब सीमित साधन हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग मतलब एक से अधिक प्रयोग। जैसे दूध है, दूध के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, जैसे उसमें उसका घी भी निकाल लेते हैं, या दही हो जाती है, लस्सी बन जाती है दूध की, और मक्खन में से 4-5 इसके प्रयोग हो जाते हैं। तो है तो वो एक चीज़ दूध, पर इसके वैकल्पिक प्रयोग हो जाते हैं। ठीक है, तो रॉबिन्स कहते हैं कि इन सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोगों का चुनाव मनुष्य इस प्रकार करे कि उसकी अधिक से अधिक आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। तो दुर्लभता संबंधी परिभाषा में रॉबिन्स के यह दी हुई परिभाषा भाई
मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सीमित साधन जिनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं उनके चुनाव का अध्ययन करता है। मतलब सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग में से कौन सा प्रयोग मनुष्य की कौन सी आवश्यकता या कितनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, इन सभी का अध्ययन दुर्लभता संबंधी परिभाषा में किया जाता है। आगे आ जाती है विकास केंद्रित परिभाषा। तो विकास केंद्रित परिभाषा किसी एक विद्वान ने नहीं दी। उन विद्वानों का नाम है सैमुअलसन, पीटरसन, फर्गुसन। ये विद्वान हैं जिन्होंने विकास केंद्रित परिभाषा बताई है अर्थशास्त्र में। अब इस परिभाषा के नाम से ही पता चलता है कि विकास केंद्रित यानी कि विकास को केंद्र माना है। यानी कि इस परिभाषा में इन विद्वानों ने बताया है कि संसाधनों का सीमित संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि अधिक से अधिक विकास किया जाए। दूसरे शब्दों में संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग कि मनुष्य की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके। अब जितनी ज़्यादा संतुष्टि होगी एक मनुष्य की उतना ही विकास होगा। तो ये 4 परिभाषा थी अर्थशास्त्र में जो इस लेसन में दी गई थी। पहले थी धन संबंधी परिभाषा, फिर भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, फिर दुर्लभता संबंधी परिभाषा और यह है विकास केंद्रित परिभाषा। ठीक है, तो आगे इस पाठ में अर्थशास्त्र के 2 मूल अंश बताए गए हैं। 2 मूल अंश कौन कौन से हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। 2 मूल अंश या 2 भाग। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है कि आगे आ जाता है अर्थशास्त्र के 2 मूल अंश, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो, MICRO, माइक्रो। यह शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोस से लिया गया, जिसका हिंदी में अर्थ है छोटा। यानी कि अर्थशास्त्र का छोटे रूप में अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। छोटी आसान भाषा में मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का छोटा अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म, एक गृहस्थ व्यक्तिगत कीमत और मजदूरी, आय, उद्योग तथा वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इंग्लिश का शब्द है जो कि ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है। मैक्रोस का हिंदी में अर्थ है बड़ा। तो समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का बड़े रूप से अध्ययन किया जाता है, बड़े मोटे रूप से अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि में तो छोटे रूप में अध्ययन किया जाता है और समष्टि में बड़े रूप में अध्ययन किया जाता है। समष्टि में तो एक गृहस्थ व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी, आय, ये सब अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में भाई रोजगार, बेरोजगारी और राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे किया जाता है और मुद्रास्फीति, मुद्रा का सिद्धांत, मतलब बड़े मोटे जो कार्य होते हैं या मोटे तौर पर जो सिद्धांत है उनका अध्ययन किया जाता है।
ठीक है, व्यष्टि में छोटा और समष्टि में बड़ा। अब इस लेसन में हम ये लेसन अर्थशास्त्र 12वीं अर्थशास्त्र का पहला भाग है। तो इस भाग में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे इस लेसन में है व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत, साधन कीमत का सिद्धांत, ये क्षेत्र हैं। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन किया जाता है। तो पहला है मांग का सिद्धांत। इसमें भाई मांग कैसे निर्धारित की जाती है, कैसे भाई मांग का नियम लागू होता है, सब कुछ इस मांग के सिद्धांत के अंतर्गत समझा जाता है। तो पहला क्षेत्र है मांग का सिद्धांत। दूसरा है उत्पादन का सिद्धांत। उत्पादन के सिद्धांत में बताया जाता है कि उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, कैसे किया जाता है, उत्पादन का नियम लागू होता है इस सिद्धांत के अंदर। और तीसरा है कीमत निर्धारण का सिद्धांत। नाम से ही पता चलता है भाई कीमत कैसे निर्धारित की जाती है। और कीमत निर्धारण सिद्धांत में मांग तथा पूर्ति का भी अध्ययन किया जाता है। मांग तथा पूर्ति क्या होती है, ये हम हमारे इस भाग में आगे लेसन आएगा तो उसमें पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो साधन कीमत का सिद्धांत, ये 3 है। इनका तो नाम से ही पता चलता है। मांग का सिद्धांत यानी कि मांग का नियम, मांग के बारे में। उत्पादन का सिद्धांत, उत्पादन का नियम, उत्पादन कैसे किया जाता है, उत्पादन के बारे में। और कीमत निर्धारण का सिद्धांत यानी कि कीमत के बारे में, कीमत कैसे निर्धारित की जाती है, मांग और उत्पादन पूर्ति इनका नियम लागू होता है। साधन कीमत का सिद्धांत में क्या होता है भाई, किसी फैक्ट्री से बहुत सारी वस्तुएं बिक गई। अब उन वस्तुओं से जो प्राप्त आय है, आमदनी है, उनका उत्पादन के साधन यानी कि लैंड, लेबर, ये सब हैं। तो इनको भाई ब्याज में बांट दिया। उस जो आय प्राप्त हुई है वस्तुओं के बेचने से, तो उनको श्रमिक को दे दी और भूमि पर लगा दिया। भाई फैक्ट्री ने और भूमि खरीद ली, उस पर लगा दिया। तो भाई इन सभी पर लगाते हैं, तो इनका अध्ययन किया जाता है साधन कीमत के सिद्धांत में। तो ये हो गए व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र, 4 क्षेत्र हैं, ठीक है। और आगे आ जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व। भाई हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्यों अध्ययन करते हैं, क्या फ़ायदा है व्यष्टि अर्थशास्त्र को अध्ययन करने से। तो पहला इसका महत्व है, पहला है भाई अर्थशास्त्र की कार्यप्रणाली, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली। अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली से मतलब है भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली किस प्रकार तय की जाती है, किस प्रकार पूर्ण होती है, कौन कौन से नियम लागू होते हैं, ठीक है। दूसरा है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी तय की जाती है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से। हम भविष्यवाणी तय कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अब आईफोन, अब हमें पता चलता है कि आईफोन आगे आगे आने वाले समय में सस्ता हो जाएगा, ठीक है, 30,000 हो जाएगा। 30,000 में 12 प्रो मैक्स आ जाएगा। तो लोग अब कम खरीदेंगे, बाकी जब सस्ता होगा आने वाले समय में, तो तब लोग उसकी ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा मांग करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे उसको। तो एक प्रकार से ये भविष्यवाणी हो गई भाई, भविष्य की वाणी। तो भाई आईफोन है जो, वो आगे जाकर यानी कि आने वाले समय में सस्ता हो गया, तो लोग ज़्यादा आने वाले समय में मांग करेंगे आईफोन के। तो भविष्यवाणी भी निर्धारित की जा सकती है, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से। और तीसरा है आर्थिक नीतियाँ। आर्थिक नीतियाँ
बनाई जाती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र, अगर किसी व्यक्ति को पता होगा भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो आर्थिक नीतियाँ बनाने में उसको कोई कठिनाई नहीं होगी। उसको पता होगा भाई कैसे आय बढ़ती है, कम होती है, कीमत गिरने पर मांग बढ़ती है, घटती है, कैसे होता है, तो आर्थिक नीतियाँ वो बना सकेगा। चौथा है आर्थिक कल्याण। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का अगर किसी व्यक्ति को पता होगा तो वो लोगों के लिए अच्छी नीतियाँ लेकर आएगा, अच्छे कार्य का सुझाव होगा उसके पास, तो वो आर्थिक कल्याण में सहयोग करेंगी वो नीतियाँ, जो अगर किसी व्यक्ति को व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पता होगा। ठीक है। और पांचवा है प्रबंधन संबंधी निर्णय। इसमें कोई जैसे फर्म है वो किस प्रकार प्रबंध करेगी भाई, किस प्रकार वह अपने नियम लागू करे जिससे कि उसका अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ सके, तो ये सभी निर्णय यानी कि प्रबंधन संबंधी निर्णय एक फर्म करती है। तो उसका किस प्रकार उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है प्रबंधन संबंधी निर्णय में। और छठा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग। नाम से ही पता चलता है भाई अगर किसी को व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को व्यष्टि अर्थशास्त्र के नियमों या इसके बारे में पता होगा तो वह अच्छे से निर्णय लेगा कि उत्पादन किस प्रकार करना है और कितना उत्पादन करके कितना विकास किया जा सकता है, किस प्रकार किया जा सकता है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग मिल सके। तो ये है भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व है। 6 पॉइंट है इसमें। आगे आ जाता है अर्थशास्त्र की प्रकृति। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है? 2 प्रकार की प्रकृति है, विज्ञान के रूप में और कला के रूप में। विज्ञान के 2 प्रकार हैं, वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान। वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें किसी विषय की सही तथा वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो वास्तविक विज्ञान से पता चलता है कि जिसमें किसी विषय की सही तथा वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसमें पता चलता है कि क्या है, क्या था, क्या होगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं 1-2 नंबरों में। भाई वास्तविक विज्ञान में क्या होता है, ऑप्शन में या बताना होता है एक लाइन में भाई क्या है, क्या था, क्या होगा। ठीक है। और ये आदर्शात्मक विज्ञान है, इसमें क्या होना चाहिए ये बताना होता है, 1 नंबर में आ जाता है। तो वास्तविक विज्ञान में भाई क्या है, क्या था, क्या होगा, अर्थात भाई यूट्यूब पर आता है उसमें बता दें क्या होगा अगर एक मुर्गी के ऊपर अंडा रख दिया जाए। तो इससे पता चल क्या है, इससे पता चलता है भाई है क्या ये चीज़, मुर्गी अंडा क्या है और क्या था। भाई बाद में इस पर विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इस बात पर। और क्या होगा, क्या होगा तो मैंने आपको बता ही दिया भाई क्या होगा अगर मुर्गी के ऊपर एक अंडा रख दिया जाए। ठीक है। तो इस बात का अध्ययन किया जाता है वास्तविक विज्ञान के अंदर। ठीक है। वास्तविक मतलब नाम से पता चलता है वास्तविक, वास्तविक में हो क्या रहा है, यानी कि सही कथन का अध्ययन किया जाता है इसमें। और दूसरा आदर्शात्मक विज्ञान। आदर्शात्मक विज्ञान वह विज्ञान है जिससे अज्ञात होता है कि क्या होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए इसमें आ जाता है भाई आय का समान वितरण होना चाहिए, आय का
समान वितरण होना चाहिए। ठीक है, तो धनी लोगों को अधिक कर देना चाहिए ताकि निर्धन लोगों को अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए। ये सब आ जाता है वास्तविक विज्ञान के अंदर। आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में, यानी कि धनी लोगों को अधिक कर दिया जाए ताकि निर्धन लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके। तो ये सब भाई क्या होना चाहिए, भाई धनी लोगों को अधिक कर देना चाहिए ताकि निर्धन लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। ठीक है, तो ये आ जाता है आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में। आगे है कला के रूप में। कला के रूप में अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है, तो कला के रूप में है भाई किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग कला है। यानी कि अब देखो, सरकार चाहती है कि बेरोजगारी दूर हो और अधिक से अधिक पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो। तो इस पूर्ण रोजगार की स्थिति यानी कि सभी लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार नीतियां बनाती है। तो ये इस प्रक्रिया को भाई सरकार द्वारा नीतियां बनाना, रोजगार प्रदान करना लोगों को, तो ये एक प्रकार की कला है। तो अर्थशास्त्र कला के रूप में भी है और विज्ञान के रूप में भी है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।